तो शुरुआत में हम देखते हैं छोटे डैनी रैंड को जो अपनी मोम के साथ हिमालय जा रहा था। वो लोग प्लेन में थे मगर तभी अचानक उनके प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई जिससे वो तबाह हो जाता है। इस हादसे में सब मारे गए थे सिवाय डैनी के, क्योंकि वो बच गया था। फिर दो मास्टर्स ने आकर उसकी जान बचाई और वो उसे खुफिया शहर में ले गए जिसका दरवाजा हर 15 सालों के बाद खुलता है। फिर 15 साल वहाँ गुजारने के बाद वो वापस अपने शहर आता है और सीधा जाता है अपनी कंपनी में जिसका नाम था रैंड कंपनी। सबको यही लग रहा था कि डैनी तो मर चुका है, इसीलिए कोई उसे नहीं पहचान रहा था। इसके अलावा न उसने ढंग के कपड़े पहने थे और न ही पाँव में जूते थे, तो इस वजह से धक्के देकर उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। वो जब दोबारा अंदर जाने लगता है तो गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो अपनी कुंग फू का इस्तेमाल करता है जो उसने पिछले 15 सालों में सीखा था, जिससे वो उन गार्ड्स को हराकर कंपनी के अंदर आ ही जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने सुतीले भाई और बहन से होती है। उन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं ही डैनी हूँ। 15 साल पहले जहाज तबाह वाला जो हादसा हुआ था उसमें मैं बच गया था, मगर वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करती और गार्ड्स को बुलवाकर उसे बाहर फेंकवा देती है, जहाँ डैनी बेघर लोगों के साथ पार्क में रहता है। हालांकि वो परेशान था मगर फिर भी वो उदास नहीं होता बल्कि अपने मोबाइल में गाने सुन रहा होता है। फिर अगले दिन वो अपने कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहा था मगर तभी एक लड़की उसे भिखारी समझकर भीख दे देती है। मगर जब डैनी उसे देखता है तो वो उसे काफी पसंद आती है, इसीलिए वो उसे बात करना चाहता है। उस लड़की का नाम कॉलिन था जो एक चाइनीज लड़की थी और मार्शल आर्ट क्लास की पर्ची हर जगह पर लगा रही थी। डैनी फिर उससे बात करता है और जॉब मांगते हुए कहता है कि मैं मार्शल आर्ट और कुंग फू में काफी माहिर हूँ, तो मुझे रख लो, मैं काफी अच्छे से सबको सिखाऊंगा और ट्रेन करूंगा जिससे तुम्हारा बिजनेस भी डबल हो जाएगा। जिस पर वो मना कर देती है, कहती है ये मेरा बिजनेस है न कि तुम्हारा, तो तुम इस बारे में मत सोचो। इसके बाद उसका सुतीला भाई एक खुफिया जगह पर जाता है जहाँ उसके डैड होते हैं और ये बात काफी अजीब थी क्योंकि उसके डैड तो कुछ सालों पहले कैंसर की वजह से मर गए थे, मगर सच तो ये है कि वो मरी नहीं थी बल्कि किसी वजह से वो बच गई थी और पीछे से अपनी कंपनी को चला रही थी, मतलब किसी की भी नजर में आए बगैर। जो बात उसे यानी इसकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो यहाँ अपने डैड को अपने सुतीले भाई डैनी के बारे में बताता है। फिर डैनी अपनी सुतीली बहन से मिलने जाता है जहाँ वो उसकी चाय में कुछ मिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर अगले सीन में उसकी आँख एक मेंटल हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ डॉक्टर उसे हिमालय के बारे में पूछते हैं, यानी जब वो अपनी माँ के साथ जा रहा था तो वो उन्हें हिमालय की तो नहीं बल्कि उस खुफिया शहर और कुंग फू के बारे में बताता है, जो सुन डॉक्टर उसे पागल समझते हैं। अब डैनी को फोन करने की इजाजत दे दी जाती है और क्योंकि उसके पास सिर्फ उस चाइनीज लड़की इन्हीं कॉलिन का ही नंबर था तो वो उसी को ही फोन करता है और मदद मांगता है, मगर वो उसकी मदद करने उसे छुड़वाने से साफ साफ मना कर देती है। फिर डैनी का सुतीला भाई कॉलिन के पास जाकर उसे एक पेपर पर साइन करने का कहता है जिसमें लिखा था कि डैनी ने मुझे धमकी दी है मारने की, जिसके बदले मैं तुम्हें मार्शल आर्ट स्कूल के लिए बहुत सारे पैसे दूंगा, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देती है। अब इस सारी सूरत हाल पर उसे शक होता है, इसीलिए वो डैनी से मिलने जाती है। अब डैनी की सुतीली बहन को भी इस बात पर शक था कि यही असल डैनी है, इसीलिए वो उसे बहुत सारे बंडिस बेचती है जो बचपन में हम खाया करते थे। डैनी उन बंडिस में से ब्राउन रंग की सारे बंडिस निकाल देता है जो उसकी बचपन की आदत थी, जो देखकर उसकी बहन को पता चल जाता है कि ये असली डैनी रैंड है। उधर डॉक्टर्स को भी लग रहा था कि ये असल डैनी है, मगर वो तो अभी भी बार बार उन मास्टर्स और खुफिया शहर की बातें कह रहा था, तो डॉक्टर्स को मशकूक लगता है, इसीलिए वो उसे यहाँ से जाने नहीं देती। ये सारी चीजें डैनी के सुतीले डैड भी कैमरास के जरिए देख रहे थे। उसे डैनी अपनी कंपनी के लिए खतरा लग रहा था तो वो उसे उठवाने के लिए अपने कुछ गुंडे भेजती है, मगर वो उनसे काफी लड़ता है और अपने कुंग फू स्टाइल में उन्हें काफी मारकर हरा देता है, जिसके बाद वो अपनी आयरन फिस्ट वाली स्टाइल से मुक्का मारकर हॉस्पिटल का दरवाजा तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सीधा जाता है कॉलिन के स्कूल, उसे भी वो कराटे में हरा देता है, वो भी बड़ी आसानी से, जिस बात से कॉलिन काफी खुश हो जाती है और उसे कुछ कपड़े और यहाँ रहने की इजाजत दे देती है। जिसके बाद वो अपनी सुतीली बहन से मिलने जाता है जहाँ वो उसे 100 मिलियन की ऑफर देती है, साथ ही ये भी कहती है मगर तुम्हें अपना नाम बदल कर रहना होगा ताकि तुम कंपनी के लिए कोई मुसीबत कोई खतरा न बन सको। मगर डैनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो एक लॉयर यानी एक वकील से मिलता है और क्योंकि वो भी पहले रैंड कंपनी में काम करती रही तो डैनी उसे जानता है। वो उसे कुछ ऐसे सवाल पूछती है जो सिर्फ डैनी को ही पता थे और जब वो उन सवालों के ठीक जवाब देता है तो उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि यही असली डैनी है। अब ये लॉयर डैनी की मदद करने वाली थी ताकि कंपनी वापस डैनी को मिल जाए और ये बात भी सबके
सबके सामने वो ले आए कि ये असली डैनी रैंड है, लेकिन उसका सुतीला भाई अपने गुंडे भेजकर वो सारे क्लोज सबूत मिटा देता है, जिससे ये बात साबित होती है कि ये असली डैनी है। मगर डैनी को यहाँ मदद मिल जाती है अपनी सुतीली बहन की तरफ से। उसकी बहन ने उसके लिए एक चीज बनाई थी जिस पर डैनी की उंगलियों के निशान थे, जो अब वाले डैनी से मैच हो जाते हैं। और आखिरकार ये बात साबित हो ही जाती है कि यही असली डैनी है, जिसके बाद उसे कंपनी का आधा हिस्सा मिल गया था और वो बन गया था रैंड कंपनी का मालिक, जिस वजह से उसे आलीशान घर और ऑफिस भी दिया जाता है। रैंड कंपनी एक काफी बड़ी कंपनी थी, क्योंकि वो बहुत सारे बिजनेस करती है और दवाइयाँ भी बनाती है। वो लोग बिजनेस से बहुत सारे पैसे कमाती है, जो बात डैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सारे सूरत-ए-हाल को देखते हुए वो दवाइयों की कीमतों में कमी कर देता है, जो बात किसी को भी पसंद नहीं आती। अब उसका सुतीला भाई अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ डैनी भी उसका पीछा करता है, मगर वहाँ हर जगह पर सिक्योरिटी थी, इसीलिए वो खिड़की के जरिए जाने लगता है। यहाँ उसके भाई को गलतफहमी होती है, इसीलिए वो उसे धक्का देता है, जिससे डैनी बाहर जाकर गिरता है। मगर जब उसे होश आती है तो उसका सुतीला भाई उसे गले से लगा लेता है और उस खुफिया जगह पर ले जाता है जहाँ उन दोनों के डैड थे। यहाँ डैनी उसे पूछता है, डैड आप जिंदा कैसे हुए? जिस पर वो कहते हैं, मुझे हैंड ने जिंदा किया था, जो बहुत सारे खतरनाक निंजास का लीडर है। उन्होंने मेरा कैंसर का इलाज किया और बदले में मुझे ब्लैकमेल करके मेरी वफादारी ले ली। उसके साथ एक चाइनीज औरत मिली हुई है जिसका नाम मैडम गाओ है, जिसके बाद वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि अब तुम हैंड से लड़ो और सबको बचा लो और अपनी कंपनी को भी। अगले दिन वो अपनी बहन के साथ था, मगर वो उसे अपने डैड के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर जब वो जा रही थी तो कुछ गुंडे आकर उन पर हमला कर देते हैं और उसकी बहन को अगवा करने की कोशिश करने लगती है। तब डैनी उनको रोकता है और काफी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। वो लोग उससे एक कुल्हाड़ी जैसे हथियार से लड़ रहे थे, मगर वो फिर भी डैनी के सामने टिक नहीं पाते। एक एक करके वो उन्हें टिकाने लगाता रहता है, जिससे वो अपनी बहन को अगवा होने से बचा लेता है। अब ये दोनों बहन भाई जाते हैं कॉलिन के पास उस मैडम गाओ का पता लगवाने, क्योंकि वो भी चाइनीज थी, तो हो सकता है कि कॉलिन उन्हें जानती हो, यानी जिसके बारे में उनके डैड ने बताया था। अब उनकी ये बात सच भी हो जाती है, क्योंकि कॉलिन उन्हें एक चाइनीज होटल के बारे में बताती है, जिसके लीडर से डैनी बात करने जाता है। जब वो बताता है कि रैंड कंपनी के साथ हमारी एक डील हुई थी, मगर तुम्हारी बहन ने डील हमसे तोड़कर किसी और से कर ली, मतलब कि हमारे साथ धोखा किया। मगर जब डैनी उन्हें हैंड के बारे में बताता है तो उन लोगों का मुंह बंद हो जाता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मगर बाद में वो लोग डैनी को एक पार्सल भेजते हैं, जिसमें हैंड का ही बनाया हुआ एक ड्रग, एक नशा था, साथ ही एक लोगो, एक निशान भी था जो आयरन फिस्ट के ड्रैगन का था, जो डैनी के सीने पर भी बना हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें पंख नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मैडम गाओ इन्हें जो हैंड के साथ मिली हुई है इस ड्रग नशे के काम में, वो अपने बिजनेस को इतना ऊपर ले गई है कि अब किसी को भी ड्रग लेने के लिए पाउडर या इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बस स्टिकर लगाओ और नशा ले लो। इसके बाद डैनी अपने भाई के पास जाकर उसे भी ये ड्रग नशे वाली बात बताता है, जो सुनकर उसका भाई कहता है, ऐसा करते हैं मैं कंपनी संभालता हूँ और तुम ये हैंड वाला, निंजा वाला, इन्हें ड्रग्स वाला मसला सुलझाओ। डैनी अब कॉलिन से मिलने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो एक नर्स थी। इस वक्त वो कॉलिन से कराटे सीखने आई थी। डैनी उन दोनों को रात के खाने पर बुलाता है और उन्हें अपने साथ शामिल होने की ऑफर करता है, जिस पर वो दोनों मान भी जाती है। और अब ये लोग मिलकर उस ड्रग की तलाश में निकल जाते हैं। वो लोग ड्रग्स हर जगह ढूंढते हैं जो उन्हें नहीं मिलते, मगर एक खुफिया जगह पर डैनी को एक केमिस्ट मिल जाता है और ये वही है जो ड्रग्स वाले स्टिकर बनाता है। डैनी उसकी गार्ड से लड़ता है, जिस दौरान गलती से चाकू उस केमिस्ट को ही लग जाता है, जिसके बाद ये उस केमिस्ट को कॉलिन के स्कूल लाते हैं और क्योंकि उनके साथ वो नर्स थी तो वो उसकी मरहम पट्टी करके उसे बचाने की कोशिश करती है। केमिस्ट बताता है कि मैं ये ड्रग वाले स्टिकर इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैडम गाओ के पास मेरी बेटी है जिसे उन्होंने हॉस्टेज यानी बंदी बनाया हुआ है। अब डैनी मैडम गाओ से मिलने जाता है। इन्हीं वही चाइनीज औरत, ये दोनों पानी में हाथ डालकर वादा करती हैं कि हम दोनों लड़ाई करेंगे और जो भी हार गया वो चुपचाप हार मानकर ये शहर छोड़कर चला जाएगा। अब कुंफू की दुनिया में पानी में हाथ डालने वाला ये पक्का वादा होता है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। लड़ाई के पहले मैच में दो निंजास डैनी से लड़ने आते हैं। डैनी बड़ी तेज स्पीड से उनसे लड़ता है और अपने कुंफू का इस्तेमाल करके उन्हें हरा देता है। दूसरा मैच होता है एक लड़की के साथ जो उसे अपने जाल में फंसा कर जहर देने की कोशिश करती है, मगर डैनी उसकी चाल समझ गया था, इसीलिए टांग मार कर वो उसे भी ढेर कर देता है, मतलब हरा देता है। अब तीसरा मैच एक रॉड वाले आदमी के साथ होता है जो काफी बहादुर था। वो रॉड की मदद से जैसे उस पर हमला करता है तो डैनी अपनी आयरन फिस्ट वाले स्टाइल में मुक्का मार कर उसके रॉड को तोड़ देता है। उसके हाथ में पीले रंग की रोशनी थी जो उसकी आयरन फिस्ट की पहचान थी। वो उसे फिर जैसे हराने वाला होता है तो मैडम गाओ उस हॉस्टेज लड़की को सामने ले आती है। वो कहती है, अगर तुम ना हारे और तुमने मेरे बंदे को हरा दिया
किया तो मैं केमिस्ट की बेटी यानी इस हॉस्टेज लड़की को मार दूंगी। तब ना चाहते हुए भी डैनी को हारना ही पड़ता है, सिर्फ उस लड़की के लिए, जिसका मतलब ये था कि उस गाँव ने अपना वादा तोड़ दिया था और पक्कीवादी वाली सारी बात बकवास है। अब डैनी को गाँव पर इतना गुस्सा आता है कि उस पर हमला करने के लिए जाता है, मगर गाँव कोई आम औरत नहीं थी, उसके पास भी शक्तियाँ थी जिनका इस्तेमाल करके वो डैनी को दूर फेंक के मारती है। अब तो अनजान लोग डैनी के डैड के पास आते हैं और उसकी उंगली काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसे इस बात की सजा देना चाह रही थी कि तुमने हैंड के बारे में डैनी को बता दिया। मगर उसके डैड यहाँ मुकर जाते हैं, कहते हैं मैं तो डैनी नाम की किसी इंसान को जानता तक नहीं और तुम उसे मेरा बेटा बना रहे हो। तभी इधर डैनी भी आ जाता है, जिसे देखकर उसके डैड फौरन उन गुंडों पर हमला कर देते हैं। डैनी भी इनसे लड़ता है और उन्हें मारकर अपने भाई को इनकी लाशों को ठिकाने लगाने का काम देता है। अब अगले दिन डैनी ने अपने सीनियर्स को एक खत देना था जो बहुत जरूरी था, मगर वो खत की बजाय उन्हें अपना लेक्चर देता है, जिसमें वो उन्हें उस खुफिया जगह जहाँ उसने बचपन गुजारा और मास्टर्स के बारे में बताता है। तब इस बात से गुस्सा होकर सीनियर्स उन तीनों बहन भाइयों को ही कंपनी से हटा देती है। इस बात से डैनी की बहन को काफी बुरा लगता है और वो कंपनी के लिए लड़ना चाहती थी, जबकि उसका भाई तो छुट्टियों पर जाने का प्लान कर रहा था। लेकिन जब वो अपना बैंक अकाउंट देखता है तो वो जीरो था, क्योंकि उसके डैड ने उसके सारे पैसे ले लिए थे ताकि वो यहाँ से कहीं न भाग सके। उसे इस बात से काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए अपने डैड पर चाकू से हमला कर देता है और उन्हें उसी गटर में फेंक देता है जहाँ डैनी के कहने पर गुंडों को फेंका था। अब डैनी को अपने डैड पर ही शक होने लगा था, इसीलिए वो उनके बारे में छानबीन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड की चाइना में एक कंपनी है जो भी हैंड चला रहा है। जिसके बाद वो प्लेन के जरिए चाइना पहुंचकर सीधा उस कंपनी में आ जाती है। यहाँ पर मैडम गाओ भी थी। अब कॉलिन एक औरत के साथ बड़ी जबरदस्त तलवारबाजी कर रही थी, जिसके अंदर बार बार कॉलिन ने उसे हरा रही थी। डैनी भी एक आदमी से लड़ता है और उसे काफी मारता है, फिर वो उन्हीं की तलवारों को उनमें ही घुसाकर मार देता है। उन सबकी लाशों को देखकर डैनी समझ जाता है कि मेरी मॉम की मौत की जिम्मेदार गाओ ही है, इसीलिए पायलट को ड्रग दिया था, जिससे प्लेन उसे संभला नहीं और वो तबाह हो गया। ये जानकर तो डैनी को इतना गुस्सा आ गया था कि वो अपने आयरन फिस्ट वाली अंदाज में जोर से दरवाजे पर मुक्का मारता है। वो सीधा जाता है मैडम गाओ के पास और अभी उसे होस्टेज बना लेता है, मतलब कि उसे पकड़ लेता है। अब 3 दिन के बाद गटर में हलचल होती है, जहाँ से जिंदा होकर डैनी और उसके सौतेली बहन भाई की डेड बाहर आती है, जो काफी अजीब लग रहा था कि पता नहीं जब से हैंड ने उन्हें ठीक किया वो तो जैसे अमर बन गई, मर ही नहीं रही थी। वो बाहर आकर सीधा जाते हैं अपने बेटे यानी डैनी की भाई के पास और उसे कहते हैं मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम भी मुझे माफ करके सुलह कर लो। मगर वो नहीं मानता, यानी वो अपने डैड से सुलह नहीं करता। तब उसे मजा चखाने के लिए उसके डैड उसकी गाड़ी में ड्रग्स रख देते हैं, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो ड्रग्स लेता रहता था तो मेडिकल रिपोर्ट से भी ये बात साबित हो ही जाती है कि ये ड्रग उसी का है। वो पुलिस को काफी समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरे डैड की जान है, वो मुझे फंसा रही है, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता, क्योंकि उसके डैड की तो काफी साल पहले कैंसर की वजह से मौत हो गई है और वो तो जेल में हो गया था। इसीलिए उसके डैड अपनी बेटी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे अपना राज भी बता देती है, जो सुनकर वो हैरान तो थी मगर काफी खुश हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुझे मेरे डैड मिल गए, मगर वो उसे सिर्फ अपना मकसद ही निकलवाना चाहती थी। डैनी ने मैडम गाओ को कॉलिन के स्कूल में कैद किया हुआ था। कॉलिन की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि उसे जहर की एक गोली लग गई थी और ये वही जहर था जिसे गाओ भी इस्तेमाल करती है। कॉलिन मरने ही वाली थी, मगर तभी इधर एक डॉक्टर आकर उसका इलाज करता है और मरने से उसे बचा लेता है। ये डॉक्टर दरअसल एक कॉलेज में प्रोफेसर भी था और इसने ही कॉलिन को कुंफू सिखाया था। यहाँ हो और डैनी दोनों कुंफू करने लगती है और वो डैनी को भी अपने कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए कहता है। अब डैनी को गाँव से पता चलता है कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी हैंड के लिए काम करता है। ये सुनकर डैनी को काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो उनके सिस्टम को चेक करने जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ क्यों है, मगर वो ये सोचकर उन्हें तोड़ने लगता है कि ये हैंड की हैं तो बुरे ही होंगे। मगर तभी इधर वही डॉक्टर आ जाता है, कहता है ओ पागल, ये क्या किया, मेरी सारी फेवरेट मूवीज थी इसमें, जिसे तुमने तोड़ दिया। जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जिस लड़ाई के दौरान यहाँ एक लड़का आ जाता है जो दरअसल डैनी का ही साथी था, इसीलिए वो उसकी साइड से लड़ने लगता है। ये असल में डैनी के साथ उसी खुफिया जगह में रहा है। वो वह डॉक्टर की बहुत सारे गुंडों को मारते हैं, मगर जब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, इसीलिए वो यहीं फंस जाते हैं। अब डॉक्टर अपने बहुत सारे कुंफू के माहिर लोगों को डैनी से लड़ने भेजता है। डैनी भी यहाँ अपनी आयरन फिस्ट को ऑन करने की कोशिश करता है, मगर अब की बार आयरन फिस्ट वाला रूप उसके अंदर नहीं आता। मगर फिलहाल उसे इसकी जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि वो वैसे भी काफी बहादुर था और ऐसी मामूली कुंफू के माहिर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। कॉलिन डैनी की मदद करती है, सारे दरवाजे खोल देती है, जहाँ
जहाँ डैनी का साथी उसे कहता है वापस उस खुफिया शहर में आ जाओ जो मास्टर्स रहते हैं जिन्होंने बचपन में तुम्हारी जान बचाई, क्योंकि यही आयरन फिस्ट का काम होता है उस जगह की हिफाजत करना। उधर डैनी के डैड को जब ये बात पता चलती है कि हैंक हमारे ही बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है तो वो सारे अकाउंट्स खाली करने का फैसला करती है ताकि हैंक को बर्बाद कर सके। डॉक्टर अब कॉलिन को पकड़ लेता है और जब उसे ये बात पता चलती है कि इसने भी हैंक को मरवाने के लिए डैनी का साथ दिया तो वो अपने साथियों को कहता है कि इसे मार दो, और वो भी बहुत बुरे तरीके से। मगर वो कैसे भी करके खुद को आजाद कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वो बाहर गुंडों से लड़ रही थी तो तभी इधर डैनी आ जाता है और कॉलिन को संभालता है। जेल में डॉक्टर डैनी के सौतेले भाई से मिलने जाता है और ऑफर करता है अगर तुम्हारे डैड को मार दिया जाए तो मैं तुम्हें कंपनी का चीफ बना दूंगा, क्योंकि अब कंपनी मैं ही संभाल रहा हूँ। तो वो डॉक्टर की बात मान लेता है और ये लोग उस खुफिया जगह पर हमला करती है जहाँ उनकी डैड रहती थी। यहाँ का डैनी का सौतेला भाई कहता है मेरे डैड को मार दो लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करना। तब डॉक्टर उसकी बहन की तरफ गन से इशारा करता है और गोली चलाते हुए कहता है ये वाली बहन, जिससे जाहिर है गोली चलने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर डैनी को वीडियो कॉल करके वहाँ की सारी सूरत हाल दिखाता है, मतलब कि उसकी सौतेली फैमिली कितनी बुरी है। ये देख कर डैनी खुद को उसके हवाले कर देता है कि मैं कितना पागल था, अपने सौतेले बाप बहन भाई जितने बुरे लोग थे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, उनका साथ दे रहा था। अब डॉक्टर डैनी को मारना नहीं बस उसकी शक्तियाँ लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। मगर तभी इधर डैनी का साथी आकर उसकी जान बचा लेता है। वो सभी गुंडों से काफी लड़ता है। कॉलिन और डॉक्टर के बीच भी काफी लड़ाई होती है। हालांकि वो उसकी स्टूडेंट थी मगर फिर भी वो जीत जाती है और डॉक्टर को हरा देती है। लेकिन वो डॉक्टर को जान से नहीं मार पाती क्योंकि उसके अंदर भी सुपर हीरो जैसी ताकतें हैं। मगर तभी इधर डैनी का साथी आकर डॉक्टर के सीने में चाकू मार देता है और कहता है तुम इसकी स्टूडेंट हो इसीलिए नहीं मार रही, मगर मेरा इसी कोई वास्ता नहीं है। अब डैनी का वो साथी वापस उसे उसके साथ चलने का कहता है मगर वो जाने से मना कर देता है, इसीलिए दोनों के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। मगर फिर बाद में उनके बीच ये फैसला होता है कि हम यही इसी शहर में ही रहेंगे। मगर जैसे ही वो पीछे आते हैं तो देखती हैं कि डॉक्टर की लाश वहाँ नहीं है, वो गायब हो गई है। अगले सीन में कॉलिन और डैनी साथ में ही थे। तभी उसके पास उसके सौतेले भाई का मैसेज आता है जो कहता है जल्दी करो यहाँ से निकलो। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी कुछ कमांडो आकर इन पर हमला कर देते हैं। मगर यहाँ दोनों ही अपनी कुंफू की महारत का इस्तेमाल करके सभी को काफी मारते हैं और आखिरकार बच जाते हैं। अब यहाँ पता चलता है कि हैंड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर था, मगर क्योंकि वो तो मर गया था इसलिए कंपनी संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर सबको हैरान करते हुए यहाँ वापिस ही डैनी का सौतेला बाप आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, वो मरा नहीं था बल्कि हमेशा की तरह दोबारा से जिंदा हो गया था और सारे उल्टे कामों के पीछे उसका ही हाथ था और वो खुद भी हैंड के साथ मिला हुआ था। सारी सच्चाई जानने के बाद डैनी अपने सौतेले डैड जो असली विलन था उसे लड़ने जाता है, मगर वो भी चुप बैठने वाला कहाँ था। उसने भी सारी तैयारी की हुई थी डैनी को रास्ते से हटाने की, मगर इसके बावजूद भी डैनी ऑफिस की खिड़की तोड़कर अंदर आ ही जाता है, वो भी अपने आयरन फिस्ट वाले रूप में और बिल्कुल वैसे अंदाज में। पीछे से कॉलिन डैनी के सौतेले भाई को मारने जाती है मगर वो बच जाता है क्योंकि ठीक वक्त पर वो पीछे मुड़ गया था। अब यहाँ डैनी अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल करके जोर से अपना आयरन फिस्ट वाला मुक्का जमीन पर मारता है जिससे सारे लोग और टूटे हुए शीशे के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। उधर डैनी के भाई को भी अपने डैड के खिलाफ सबूत मिल गए थे। उनका सौतेला बाप जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो डैनी उसका पीछे करता है। जी हाँ, दोनों एक दूसरे से पाइप के जरिए लड़ते हैं, जिसके बाद डैनी उसे एक तीसरी पाइप में घुसा देता है, मतलब पाइप उसकी आर पार कर देता है। वो जान से नहीं मरता क्योंकि उसके अंदर भी सुपर हीरोज वाली शक्तियाँ थी। जिसके बाद डैनी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्योंकि उनका बाप विलन है तो वो पीछे से डैनी पर गोली चलाता है, मगर वो अपना आयरन फिस्ट वाला हाथ आगे करके गोली रोक देता है। इसी बीच उसका भाई आकर अपने डैड को गोली से शॉट कर देता है, जिससे वो नीचे जाके गिरता है और वो दोबारा से जिंदा ना हो जाए इसलिए लोग उसे जला देते हैं। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। डैनी के सौतेले भाई को कंपनी वापस मिल गई थी और अपने जालिम धोखेबाज बाप से उसकी जान छूट गई थी। डैनी की सौतेली बहन को हम देखते हैं जो मरी नहीं थी बल्कि उस गोली से जिंदा बच गई थी और अब वो डैनी के साथी के साथ थी। उनके पास ही गाँव भी बैठी थी जो उनकी बातें सुन रही थी। अब हम डैनी को देखते हैं जो कॉलिन के साथ मास्टर की उसी खुफिया जगह पर जाता है ये चेक करने के लिए कि सब ठीक है ना, मगर वहाँ उसे अपने बहुत सारे मास्टर्स की लाशें मिलती है जो देख उसे बहुत बुरा लगता है और बस इधर ही सीजन 1 खत्म हो जाता है।